हेलो, नमस्कार, हेलो उदयपुर। आपका फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप सब जानते हैं कि हमने इस कार्यक्रम का नाम हेलो उदयपुर क्यों रखा, क्योंकि हमारे ही उदयपुर के उन तमाम ऐसे शख्सियत, ऐसे महान व्यक्ति जो कुछ न कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, उनका हमारे उदयपुर के सामने प्रेजेंटेशन देना, उनकी प्रस्तुतिकरण करना। अभी तक हम कई सारे मेहमानों के साथ रूबरू हुए हैं और आपके फीडबैक बराबर हमें YouTube पे मिलते जा रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर कि जब हम अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग व्यक्तित्व को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं तो आपका खुद का कहना यह है कि कहीं न कहीं ये हमारी आम जनता को प्रेरित करने का काम करता है। आज मेहमानों की इसी सीरीज में हमारे साथ हैं डॉक्टर यशवंत जी कोठारी। आप खुद एक समाज सेवी हैं और कृषि वैज्ञानिक हैं। मैं आपके सामने पूर्ण रूप से परिचय दूंगा, उससे पहले मुझे बेहद खुशी है आपके बारे में बताने में कि आपने जितना समाज के लिए किया है शायद उसको हम देखने में भी हमको समय नहीं मिलेगा। इतनी सारी आपके पास उपलब्धियां हैं, हम रूबरू होंगे। कई सारे सवाल हैं मैंने तैयार किए आपके लिए। सबसे पहले आपके बारे में एक छोटा सा परिचय देता हूं। आपका जन्म स्थान केलवा जिला राजसमंद में है और 14 नवंबर 1942 को आपका जन्म हुआ था अंधेरी ओवेरी के पास। जी, इसका भी अपना एक महत्व है। जो व्यूअर्स इस प्रोग्राम को घर पे देख रहे हैं, अंधेरी ओवेरी के पास मतलब तेरा पंथ का जो उदय हुआ था, भिक्षु भूमि, उसके नाम से ये प्रसिद्ध जगह है और वहां के गुण कहीं न कहीं आप में विद्यमान है। साथ में अभी वर्तमान में आप खुद प्रेसिडेंट है तुलसी निकेतन रेजिडेंशियल स्कूल के और ही विकलांग कल्याण समिति के आप अध्यक्ष हैं। दीनदयाल उपाध्यक्ष व्यवसाय प्रशिक्षण के आप अध्यक्ष हैं। महाराणा कुंभा संगीत परिषद के आप अध्यक्ष अभी और ट्रेनिंग लीडर हैं आप अभी रोटरी अंतरराष्ट्रीय के। यही नहीं, सीरी के अध्यक्ष आप और आपकी खुद की 2 व्यक्तिगत ट्रस्ट चलती हैं। सवाल में हम ट्रस्ट के बारे में, सबके बारे में जानेंगे, लेकिन आपको अंतिम सवाल, अंतिम बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि आपने उच्च शिक्षा, जी हाँ, उच्च शिक्षा भी कृषि के क्षेत्र में प्राप्त की है। सर, सबसे पहले तो मैं आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मेरा पहला जो सवाल सर है आपके श्रीमुख से मैं सुनना चाहूंगा कि आपने कृषि ही क्यों चुना? सर, और भी तो कई सारे क्षेत्र थे। ऐसा, जब मैं बाल्यकाल में स्कूल में पढ़ता था, मैट्रिक से पहले जी, तो मेरे पिताजी मुझे कहते थे कि थैला लेके जाओ बेटा, गेहूं ले आओ, कंट्रोल की लाइन में खड़े हो जाओ, और शक्कर ले आओ, कभी कहते थे कुछ कपड़ा मिल रहा है 4 मीटर प्रत्येक को, वो कपड़ा ले आओ। तो एक कृषि प्रधान देश होते हुए भी हमको ये कृषि आधारित सब वस्तुओं की इतनी कमी थी, इस बात की मुझे बहुत बड़ी टीस थी और मेरे मन में बराबर ये टीस रही। और मुझे लगा कि मुझे इस क्षेत्र में आगे आकर के कुछ काम करना चाहिए। मुझे ये भी लगा कि हम जिस तरह का गेहूं खाते थे PL 480 का, जो आयातित होता था और जिसमें पता नहीं कोई गुण थे भी या नहीं, हम वर्षों तक वो PL 480 का गेहूं खाते रहे। तो मन में एक हरित क्रांति के रूप में, उसमें सहयोगी बनने के रूप में मेरी इच्छा थी और इसलिए मैंने कृषि क्षेत्र को चुना। काफ़ी नेक विचार है सर, ऐसे विचार बहुत कम लोगों के होते हैं। सर, एक सवाल और, उस समय हालांकि कृषि के क्षेत्र में आप कई सारे क्षेत्र थे आपके पास, आप ऑफिसर बन सकते थे, आप BDO क्षेत्र में जा सकते थे, लेकिन आप कृषि जैसे छोटे व्यवसाय में जाने का कारण, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं ऐसी जो दिलचस्पी दिखाते हैं, खाली AC के कमरे में बैठकर वो उस तरीके काम ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो आप सिर्फ कृषि व्यवसाय की तरफ ही रुख करने का कारण? सर देखिए, इसका मुख्य कारण जैसा आपने बताया, मुझे BDO जो सरकारी नौकरी होती है वो भी मिल गई थी और इसी तरह से एग्रीकल्चर कॉलेज में भी डिमॉन्स्ट्रेटर के पद होते थे और भी कई बैंकों में सरकारी नौकरियां थी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, मेरे मन में जो टीस थी कि किस तरह से कृषक समाज की सेवा की जाए, मैंने एक मिशन के रूप में इसको अपनाया और इसको बल दिया। मैं जब गाँव में कृषि शिक्षा के लिए प्रायोगिक तरीके से हम गाँव में जाते थे, तो उस समय किसानों से जो हम बात करते कि देखो ये अच्छा बीज है, ये अच्छा खाद है, ये अच्छे औजार हैं, ये अच्छी कीटनाशक दवाई हैं, इनका प्रयोग करो, तो उनका पहला ही प्रश्न होता था कि ये चीज़ें मिलती कहाँ हैं? ये तो कहीं मिलती नहीं, आप व्यर्थ हमको ये बताते हैं और जब चीज़ें मिलती नहीं तो हम इनका उपयोग कैसे करें? इसी चीज़ ने मुझे और प्रेरित किया कि मेरी कृषि की शिक्षा पूर्ण होने के बाद में मैं एक ऐसा केंद्र प्रारंभ करूँगा कि जिसमें ये सब चीज़ें उचित मूल्य पर, सभी आधुनिक चीज़ें किसानों को मुहैया हो और उसके साथ
जो कुछ मैंने शिक्षा ग्रहण की है उसकी तकनीकी जानकारी भी उनको मिल सके, इसी उद्देश्य से मैंने ये राजस्थान एग्रीकल्चर डिपो के नाम से सन 63 में ये व्यवसाय प्रारंभ किया। एक साहसिक कदम था। मेरे घर वाले कोई भी नहीं चाहते थे कि मैं इस तरह का छोटा व्यवसाय करूं, इसे वे बहुत छोटा व्यवसाय मानते थे। वे मानते थे कि ये तो मालियों का और इस तरह के लोगों का धंधा है, खाद बीज बेचना, तुम इस धंधे में कहाँ जा रहे हो। लेकिन मेरी इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति और एक मन में जो मैंने मिशन बना लिया कि मुझे किसानों की और देश की सेवा करनी है, हरित क्रांति में योगदान देना है। हमें वो दिन नहीं देखना है कि जब हमें अनाज के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़े। और मैंने राजस्थान एग्रीकल्चर डिपो के नाम से सन 63 में ये व्यवसाय प्रारंभ किया। जी सर, ये एक नवीन विचारधारा थी उस समय। तो ये जो विचारधारा जिस तरीके से आपने प्रत्यक्ष रूप से किसानों को फायदा पहुंचाया है, क्या इस मॉडल का सरकार ने भी कुछ फायदा उठाने की कोशिश की आपसे, कुछ उनको भी मिली ऐसी बेनिफिट्स? जी हाँ, आपने बहुत मेरे मन की बात पूछी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मुझे जब मेरा ये मॉडल प्रचलित हुआ और कई जगहों से सरकार को भी इसकी जानकारी हुई कि उदयपुर में एक ऐसा अच्छा काम किया जा रहा है, तो कई इंडस्ट्रियलिस्ट भी मेरे पास आए अपने अपने उत्पादों को मेरे यहाँ विक्रय करवाने के लिए। एवं इसके साथ ही सरकार द्वारा भी ये चाहा गया कि मैं इस मॉडल को भारत सरकार को भेजूं। तो मैंने इस मॉडल को भारत सरकार को भेजा और मुझे प्रसन्नता है कि सन 71 में इसी मॉडल को ध्यान में रखते हुए कुछ संशोधनों के साथ भारत सरकार ने योजना बनाई और कृषि सेंटर्स की स्थापना भारत सरकार ने की, जो देश में बहुत अच्छा कार्य अब तक कर रही हैं। और इसके अलावा भी, सरकार के अलावा भी मेरे अपने स्वयं के प्रयत्नों से उदयपुर डिवीज़न में हमने कई ऐसे कृषि सेवा केंद्र स्थापित किए जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने में, कृषि की प्रगति करने में, अधिक अनाज उपजाने में और हरित क्रांति में सहयोग देने में ये सब हमारे सहायक बने। सर, बहुत बड़ा बीड़ा उठाया आपने। जो युवा, जो लोग इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को घर पे देख रहे हैं, बहुत कम लोग होते हैं। हर कोई चाहता है कि मुझे आराम की नौकरी मिले, लेकिन स्पेशली जो हमारे लिए अन्नदाता हैं, हमारे लिए रॉ मटेरियल बना के भेज रहे हैं, उत्पादित करके भेज रहे हैं, उस क्षेत्र में इतना अनूठा काम करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर, मैं काफ़ी रिसर्च करके आया हूँ आपके बारे में, मैंने काफ़ी नेट पे भी डाउनलोड किया, आपकी चर्चाएं होती रहती हैं। आपकी खुद की अपनी 2 ट्रस्ट हैं, तो उस ट्रस्ट का भी अगर लोगों तक पहुंचे, कई बार ऐसा होता है कि लोग उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पाता है, तो आप अपने श्रीमुख से बताएं दोनों ट्रस्ट के जो कार्यशैली। देखिए, चैरिटी बिगिंस एट होम। हम कोई भी काम करें और अपन स्वयं का योगदान न दें तो शायद उसका उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो सबसे पहले मेरे पिताश्री ने एक ट्रस्ट बनाया जब वो जीवित थे, मेरी माँ के नाम से, सुंदर देवी कोठारी चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। इस ट्रस्ट के माध्यम से हम मेरी माताश्री के निवास स्थान जो कोयल में है, कुंभलगढ़ तहसील में, वहाँ के जितने भी स्कूल हैं आसपास के, उन स्कूलों के विद्यार्थियों को हम उनकी पोशाकें वितरित करते हैं। उनको अगर पुस्तकें सरकार से नहीं मिलती तो पुस्तकें देते हैं। उन स्कूलों में अगर भवन की कमी है, भवन जर्जर हालत में है, तो उनको रिपेयर करवाते हैं। और प्रतिवर्ष हम वहाँ जा कर के और उस ट्रस्ट के माध्यम से काम करते हैं। इस ट्रस्ट के माध्यम से बहुत बड़े रक्त कैंप भी हम यहाँ लगाते हैं उदयपुर में, और लगभग 200-250 दानदाता, रक्तदानदाता उसमें आते हैं। और इस तरह के कई अन्य पर्यावरण के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में ये ट्रस्ट काम कर रही है। दूसरा ट्रस्ट एक डॉक्टर यशवंत कोठारी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से हमने बनाया है। इसके माध्यम से हम सभी प्रतिभावान लोगों को अवार्ड्स देते हैं। जैसे मेरा म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट है, तो मीरा गर्ल्स कॉलेज में जो भी म्यूज़िक में बीएससी एमएससी में प्रथम श्रेणी में जो बच्चियां आती है, उनको पारितोषिक और 1100 रुपये के अवार्ड्स हम लोग प्रतिवर्ष देते हैं। एग्रीकल्चर मेरा विषय रहा है। इसमें एग्रीकल्चर कॉलेज में के जो एसोसिएशन का हमारा अधिवेशन होता है, उसमें मेवाड़ रीजन के श्रेष्ठ काश्तकार को हम अवार्ड करते हैं, और एक कृषि विभाग में श्रेष्ठ एक्सटेंशन कार्यकर्ता, प्रसार अधिकारी को भी हम अवार्ड करते हैं। और ये इसका चयन स्वयं डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर और कृषि विभाग हमको करके देता है, ताकि इसमें कोई पार्शलिटी वगैरह नहीं हो। प्रतिवर्ष ये भी अवार्ड देते हैं। इसके अलावा हम स्कॉलरशिप्स और पर्यावरण की दृष्टि से और कई काम हम इस ट्रस्ट के माध्यम से लगातार करते आ रहे हैं। जी सर, इस बातें सुनकर हमें ऐसा लगता है कि जो लोग युवा इस प्रोग्राम को घर पे देख रहे हैं, आपको महसूस होगा कि इतने सारे काम
इतने सारे काम आदमी शायद बैठे बैठे घर पे सोच भी नहीं सकता है, उतना आप कर चुके हैं और अभी भी आप उसी क्षेत्र में इस काम को लेकर चल रहे हैं। बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। हर एक पहलू को अगर हम झांक के देखें, गहराई में जाके देखें, तो कहीं ना कहीं दिल को छूने वाला है। ऐसी कुछ रिसर्च मैंने आपके बारे में सर सुनी है कि आपने पोलियो उन्मूलन के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। सर, इसमें आपकी क्या भागीदारी रही? मैं आपके श्रीमुख से ही चाहूंगा, आप बताएं सर। बहुत बड़ी कहानी है और बड़ी दर्दनाक कहानी है जी। जब हम गांव में जाते और इधर उधर समाज में जाते और रोटरी के मार्फत कई कार्यक्रमों में हम गांव में कैंप लगाते, तो देखने को मिलता कि कई बालक पोलियो की वजह से ग्रसित हैं, लूले लंगड़े हैं, चल नहीं पा रहे हैं, ज़मीन पे रेंग रहे हैं। ये दिल को छू जाने वाली, किसी के दिल को भी ये बात छू लेगी। और तभी से सन 80-81 में ही हमने ये बीड़ा उठाया, व्यक्तिगत तौर पर बीड़ा उठाया रोटरी के माध्यम से, और उदयपुर के गली मोहल्लों में समितियां बना करके और प्रयास किया कि हर बच्चे को टीका लगे, हर बच्चे को दवा पिलाई जाए। ये कहानी वहाँ से शुरू हुई। 84 में फिर रोटरी अंतर्राष्ट्रीय ने इस कार्यक्रम को बृहद कार्यक्रम के रूप में लिया, और कार्यक्रम लेने के पीछे यूनिसेफ और WHO, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन थे जो ये तय नहीं कर पा रहे थे कि हम इस कार्यक्रम को ले या नहीं लें। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे रोटरी अंतर्राष्ट्रीय के शीर्ष अधिकारियों को कि उन्होंने WHO और यूनिसेफ को आश्वासन दिया कि आप इस कार्यक्रम को लीजिए और हम आपके पीछे हैं। आपकी जो भी कमी होगी, चाहे मानव शक्ति की कमी हो, चाहे अर्थ की कमी हो, चाहे टेक्नोलॉजी की कमी हो, और किसी प्रकार की कमी हो, इसमें महत्वपूर्ण कई बातें हैं। वैक्सीन की सप्लाई, उसकी कोल्ड चेन मेंटेन करना, उसको समय पर पहुंचाना, और विश्व के सब बच्चों को दवा पिलाना। देखिए, ये कोई भारत का कार्यक्रम नहीं है, ये पूरे विश्व का कार्यक्रम है। भारत ने भी लिया, और मैं बताना चाहूँगा कि मुझे नेशनल कमेटी का मेंबर बनाया गया भारत सरकार और रोटरी अंतर्राष्ट्रीय द्वारा, जिसमें मुझे दिल्ली राज्य, देखिए उदयपुर के एक व्यक्ति को दिल्ली राज्य का जिम्मा मिले और एक राजस्थान का जिम्मा मुझे दिया गया। दिल्ली में उस समय के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी से हमने प्रार्थना की, वो चूंकि स्वयं एक मेडिकल डॉक्टर थे, वो हमारी पीड़ा को समझे और ज़रूर सीरियसली चिंतन करें। और मैं एक पुस्तक मेरी लिखी हुई है, छोड़ जाता हूँ, आप इसको देखें। 4 दिन बाद ही मुझे प्रसन्नता का अपार सीमा नहीं रही मेरी कि जब उनका फ़ोन आया कि मैं आपके इस कार्यक्रम को लेने जा रहा हूँ, और उन्होंने जो मॉडस ऑपरेंडी हमने प्रोवाइड की थी उसके आधार पे पूरे चित्तौड़ में बिगल बजा दिया इसका। चाहे संत, मौलवी, VLW, अध्यापक अग्रवाल, अगर सारे डिस्ट्रिक्ट में दवा पिलवा सकता है, और ये रिपोर्ट्स हैं जो बता रही हैं कि 95 ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं जो बता रही है, ये कहानी मैंने आपके सामने प्रस्तुत की, जिसका मुझे गर्व है। रोटेरियन होने का गर्व है। रोटरी द्वारा ये पोलियो के इतिहास में एक छोटा सा पन्ना हमारा भी अंकित होगा, इसका मुझे बहुत बड़ा गर्व है। बहुत बड़ी सामाजिक पहल थी सर आपकी तरफ से। दोस्तों, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपके आसपास जो भी स्वस्थ लोग दिख रहे हैं, आज से चंद सालों पहले कई बार आपको विकलांग लोग मिलते थे रास्ते में। नहीं होने का कारण यही है कि आपकी एक बहुत बड़ी पहल ने बदलाव लेके आए समाज में, और अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है। सर, आपको इसमें राष्ट्रीय सम्मान भी मिला है। अगर अपने श्रीमुख से बताएंगे कब और कहाँ इस पर्टिकुलर काम के लिए आपको राष्ट्रीय सम्मान मिला? जनता ने जो प्यार दिया वो बहुत बड़ा सम्मान है। जनता ने जो मेरे द्वारा 3-4 पुस्तकें लिखी गई उसके अनुसार काम किया, मैं उसको बड़ा सम्मान मानता हूँ। लेकिन सन 2014 में जब देश पोलियो मुक्त घोषित हुआ तो विज्ञान भवन दिल्ली में एक कार्यक्रम बहुत बड़ा इसको सेलिब्रेट करने के लिए आयोजित हुआ, जिसके मुख्य अतिथि हमारे भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। और उसी समारोह में मुझ जैसे छोटे से व्यक्ति को पोलियो के ऊपर इतना बड़ा कार्य करने के लिए, एक दिशा देने के लिए, एक न्यूक्लियस साबित होने के लिए मुझे मेरा वहाँ सम्मान किया गया। मैं इसे मेरा सम्मान नहीं, मैं उन सब पोलियो के लिए जितने लोगों ने काम किया, जितने लोगों ने आहुति दी, उन सब का सम्मान मानता हूँ। जी जी, ये सर आपका बड़प्पन है कि आप क्रेडिट अकेले नहीं ले रहे, आप सबको क्रेडिट दे रहे हैं। सर, गांव के साधारण गरीब बच्चों के लिए भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर ये जो पब्लिक घर पे देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, अगर आप बताएं किस तरीके से आपका योगदान रहा है, तो ज़रूर प्रेरणा मिलेगी उनको। मैं जिस सेक्ट से बिलोंग करता हूँ, तेरापन समाज, उस समाज में कई वर्षों से ये माना जा रहा था कि गांव से जो हमारे
बच्चे आते हैं, उनको यहाँ रहने की सुविधा नहीं है, तो लगभग 40-45 वर्ष पूर्व हमने एक तुलसी निकेतन समिति की स्थापना की, जिसका मैं प्रारंभिक सदस्य और संस्थापक सचिव हूँ आज भी। उसके माध्यम से हमने लगभग 2-3 हज़ार विद्यार्थियों को वहाँ के हॉस्टल में रख करके, करीब 150 लोगों का कमरों का, 150 लोग रह जाएं उतने कमरों का हॉस्टल है, उसमें हम बच्चों को रखते थे और उन्हें शिक्षा दीक्षा के लिए प्रेरित करते, उन्हें सहयोग भी करते और आवास और भोजन व्यवस्था उपलब्ध कराते थे। ये कार्यक्रम करने के बाद सन 2007 में हमने एक स्कूल और प्रारंभ किया, क्योंकि हमारे जो महान आचार्य तुलसी हुए, उनकी प्रेरणा थी कि बच्चों को संस्कार प्रारंभ से दो, उनके जीवन शुरू हो उस समय दो। जब मिट्टी का घड़ा पक जाता है तो उसको शेप देना मुश्किल है, तुम कच्चे घड़े को संस्कार दो। तो हमने 4 साल के बच्चों से इस विद्यालय में संस्कार देने का और TN रेजिडेंशियल स्कूल के नाम से एक स्कूल खोला। लक्ष्य है एक गांव का गरीब किसान, वहाँ का मजदूर, वहाँ का छोटा व्यापारी, उसके घर से भी कोई कलेक्टर बने, कोई SP बने, कोई बड़ा आदमी बने, उसको भी वे सब सुख सुविधाएं उपलब्ध हो, उसको भी वे सब अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध हों जो एक समृद्ध परिवार के आदमी को मिलती है, जो एक शहर में रहने वाले व्यक्ति को मिलती है, उनके बच्चों को मिलती है। तो इसी उद्देश्य से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया TN रेजिडेंशियल स्कूल के नाम से। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने अभी इसको क्रमोन्नत करते करते 10+2 यानी 12वीं तक इसको क्रमोन्नत किया है और बड़े लगन से, परिश्रम से हमारे अध्यापक गण वहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं। और कई ऐसे बालकों का जिनके माता पिता नहीं हैं, जिनके पिता नहीं हैं, कई के माता पिता नहीं हैं, कई अनाथ हैं, कई इतने गरीब हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको हम प्रयास कर रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम एजुकेशन दें। और एक और बात, किसी भी स्कूल में किसी बच्चे का एडमिशन न हो, उसको रिजेक्ट कर दें, उन बच्चों के लिए भी हमारे यहाँ द्वार खुले हैं। हम किसी को शिक्षा से वंचित नहीं रखना चाहते। कोई भी बच्चा हमारे द्वार पर आकर के अशिक्षित या हम उसे प्रवेश न दें, ऐसी बात हम नहीं सोचते। हम सबको प्रवेश देते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके जीवन निर्माण में भी हम जो भी भूमिका निभा सकें निभाएं। जी 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 जी, ये बहुत बड़ी एक्चुअल में आपकी तरफ से पहल है सर। कई बार निजी विद्यालय वाले कहते हैं हमारे एडमिशन्स बंद हो गए हैं, और आपकी बहुत नेक विचार और बहुत बड़ी सोच है सर। शुरू में हमने डिस्कस किया था, सीरी के आप अध्यक्ष रहे हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है सर। अगर बहुत अच्छी बात कही आपने कि कच्चे जब घड़े होते हैं उनको शेप करना बहुत आसान होता है, तो पर्यावरण के क्षेत्र में आप अपने शब्दों में आपने जो योगदान दिया वो भी बताएं, और युवाओं को भी आप थोड़ा सा मोटिवेशन दें कि किस तरीके से वो शुरू से ही इस क्षेत्र में अपना इंटरेस्ट दिखाएं। क्योंकि मैं कृषि से जुड़ा रहा हूं और कृषि और पर्यावरण दोनों समकक्ष हैं, और मुझे सौभाग्य मिला रोटरी अंतर्राष्ट्रीय के अंतर्गत रोटरी क्लब्स के सदस्य होने का। मुझे वहाँ का सदस्य बनाया गया, और तब जो ही मैं सदस्य बना, दूसरे ही वर्ष मेरे दिल में ख्याल आया कि रोटरी को पर्यावरण संरक्षण का कार्यक्रम लेना चाहिए। और तब से लेकर के आज तक हम प्रतिवर्ष रोटरी क्लब के माध्यम से निःशुल्क पौध वितरण, घर घर जा कर के ट्रक में पौधे ले जा कर के वितरण करते हैं, उनको लगाने का तरीका बताते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि उदयपुर में आज हज़ारों पेड़ हमारे द्वारा बांटे गए, लगाए गए, सुरक्षा की गई, आज मौजूद हैं। और उदयपुर की हरियाली में रोटरी क्लब द्वारा किए गए कार्य, जिसका नेतृत्व मुझे करने का सौभाग्य मिला, बहुत बहुत काम हुआ। इसके अलावा मुझे 91-92 में रोटरी के प्रांतपाल, जिसे रोटरी गवर्नर कहते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात हमारी सीमा थी, उन सब क्लबों का भी मुझे नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ एज ए गवर्नर। और उस समय भी हमने पर्यावरण को सबसे बड़ा महत्व दिया, और देश विदेश से इस तरह की प्रजातियां मंगवा करके और सारे क्षेत्र में लगवाई, जो आज एक लहलहाते पेड़ों के रूप में हमारे सामने विद्यमान है। इसके अलावा जो एक संस्था हमने प्रारंभ की, सीरी, सोसाइटी फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च इंडिया, ये इसकी स्थापना एक कार्यक्रम हमने उदयपुर में आयोजित किया था रोटरी क्लब के माध्यम से, जिसमें उदयपुर के महाराणा श्री अरविंद सिंह जी साहब ने शिरकत की थी। और उस समय उन्होंने भी प्रेरणा दी, और भी जो महानुभाव वहाँ अतिथि के रूप में थे, प्रेरणा दी कि उदयपुर में एक ऐसी संस्था का निर्माण होना चाहिए जो समग्र पर्यावरण की दृष्टि से काम करे, चाहे वो शहर का सिटी वेस्ट हो, चाहे प्लांटेशन हो,
चाहे प्रदूषण हो औद्योगिक दृष्टि से या अन्य जिस तरह का भी, और इवन मानसिक प्रदूषण जो लोगों में फैल रहा है, इन सब पे एक संस्था काम करे। धीरे धीरे उदयपुर के नगरवासियों के सहयोग से सीरी नामक संस्था का उदय हुआ और जिसमें मुझे संस्थापक अध्यक्ष के रूप में लिया गया। मुझे प्रसन्नता है कि सीरी के अंतर्गत हमने कई कार्यक्रम हैजार्डस वेस्ट के आयोजित किए, प्लांटेशन के कार्यक्रम किए, और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो हमने हाथ में लिया, हमारे यहाँ के उस समय के सभापति जो किरण महेश्वरी थी, आज तो वो जलदाय मंत्री हैं विभाग की, और यहाँ के विधायक जो उस समय शिव किशोर जसनाटे थे, उसके साथ 5 अन्य सदस्य एक इंडस्ट्री से, चूँकि उदयपुर पर्यावरण का टूरिज़्म का बहुत बड़ा केंद्र है, तो वहाँ से हमने होटल मैनेजमेंट के एक व्यक्ति को, इंडस्ट्री के एक व्यक्ति को, समाज सेवा के एक व्यक्ति को, इस तरह से 7 व्यक्तियों के दल को हम अमेरिका ले गए इस बात का अध्ययन करने के लिए कि किस तरह से उदयपुर जैसे शहरों के, उदयपुर जितनी आबादी के शहरों से वहाँ किस तरह से ये अपशिष्ट का मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर और सॉलिड वेस्ट जिसको कहते हैं, कचरे का नियंत्रण किस तरह से वो लोग करते हैं, कैसे उसका बिजली बना करके उपयोग करते हैं, कैसे इसका खाद बना के उपयोग करते हैं, कैसे अपनी नदियों को और कुओं को और जो भूमिगत जल है उसको कैसे वो शुद्ध कर रहे हैं। मुझे आपको बताते हुए आश्चर्य नहीं होगा, हम जब वहाँ गए तो कुछ प्रतिनिधियों ने कहा कि हमने 100 साल पहले जो गलती की, हम नहीं चाहते कि भारत ऐसी गलती करे। उन्होंने 100 साल पहले उनके जल को, उनके वातावरण को इतना प्रदूषित कर दिया विदेशों ने कि वो आज वहाँ जिंदा रहना उनके लिए मुश्किल हो गया, और अरबों डॉलर्स वो वहाँ इसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। और वही मॉडल्स हम यहाँ लेकर के आए, और प्रसन्नता की बात है, काफ़ी हालांकि उसको समय हो चुका, लेकिन आज भी जो ये आपका सीवरेज सिस्टम ढांचागत विकास उदयपुर में हो रहा है, वो जो कुछ हम वहाँ से मॉडल्स लेकर के आए उसको काफ़ी कुछ आधार मान करके, और वो सीरी के द्वारा हो रहा है। इसके अलावा भी प्रतिवर्ष बच्चों में हम पर्यावरण के प्रति जागरूकता हो, इसके लिए हम उनको एक पर्यावरण ड्राइंग कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन का आयोजित करते हैं, और उदयपुर में इस तरह का मेगा इवेंट जिसमें 150 स्कूलों के 2500 बच्चे भाग लेते हों, ये इस तरह का एक अनूठा कार्यक्रम होता है। घर घर में हमारा पर्यावरण का संदेश सीरी के माध्यम से, और उसके साथ हम रोटरी क्लब को भी जोड़ते हैं, टीएन रेजिडेंशियल स्कूल को भी जोड़ते हैं, मिल करके एक इतना बड़ा आयोजन करते हैं जिससे पर्यावरण का संदेश घर घर में पहुँचे और हर व्यक्ति को पर्यावरण के प्रति जागरूकता उसके मन में आए। सर, बहुत नेक विचार, और आपकी बात सुनने के बाद जो लोग युवा, स्पेशली कई बार लोग आलस खाकर इस चीज़ को वाह होता रहेगा, ये तो चलता है, इस प्रकार के लोग जो सोचते हैं उनको ज़बरदस्त प्रेरणा मिलेगी कि ये पर्यावरण अपना है, नहीं रहेगा तो हम भी जिंदा नहीं रहेंगे। सर, ऐसा मुझे लग रहा है आपने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जिस क्षेत्र में आप अपना योगदान दे सके, आपने पूर्ण रूप से दिया। सांस्कृतिक एवं कला के क्षेत्र में जो मैं शुरू में आपसे पूछ रहा था कि महाराणा कुंभा संगीत परिषद के आप अध्यक्ष रहे हैं, सर उसमें आपका किस प्रकार का योगदान है और रहा है? मैं विगत 35 वर्षों से महाराणा कुंभा संगीत परिषद का मानद सचिव हूँ, और वही कार्यकारी अधिकारी होता है पूरा जी। और हम लोग इसमें हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारी भारतीय विधा जो शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय नृत्य है, जिसके लिए हमारा देश जाना जाता है, उसका प्रचार प्रसार, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील हैं। हम प्रयास करते हैं कि हमारे युवा जन में इसकी रुचि बनी रहे और हम इसको आगे बढ़ाते रहें। प्रतिवर्ष हम 3 दिन का एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट जिसे हम महाराणा कुंभा संगीत समारोह कहते हैं, वो आयोजित करते हैं, जिसमें देश के ख्यातनाम क्लासिकल कलाकारों को हम लोग बुलाते हैं। आप कोई नाम ऐसा लें देश का कि जो हमारे मंच पर नहीं आए हों, आप नहीं ले सकेंगे। इस तरह के सभी ख्यातनाम कलाकार हमारे मंच पर आते हैं। इसके अलावा भी यहाँ की जो क्लासिकल संगीत के क्षेत्र में जो उदीयमान प्रतिभाएं हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए भी हम प्रति माह एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उनको स्टेज प्रदान करने के लिए, ताकि उनका उत्साहवर्धन हो, वे भी आगे बढ़ें। तो मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि हमारे द्वारा इस तरह से जिन लोगों को हमने प्रोत्साहन दिया, आगे बढ़ाया, उनमें से कई लोग अच्छे कलाकार बन के आज देश का नाम सुशोभित कर रहे हैं। और हम प्रयास कर रहे हैं कि
ये जो हमारी विधा है, भारतीय धरोहर है, ये संपूर्ण विश्व में अपना परचम फहराए और शास्त्रीय संगीत को हम सबके साथ जोड़ सकें। सर, बहुत नेक विचार और बहुत बड़ी पहल आपकी तरफ से है और बहुत बड़ा बीड़ा उठाया आपने। इतनी बातें सुनने के बाद मैं अपने आप को बहुत प्रेरित महसूस कर रहा हूं, और जो लोग इस कार्यक्रम को घर पे देख रहे हैं, निश्चित तौर पर आपको इस इंटरव्यू को हमारे द्वारा उदयपुर न्यूज़ चैनल का जो ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब के ऊपर, आप उदयपुर न्यूज़ चैनल के नाम से सर्च कीजिएगा, पुनः देखिएगा, सोचिएगा हम जिंदगी में आए किसके लिए। कुछ लोग बस खुद के लिए जीते हैं और कुछ लोग दूसरों के लिए जीते हैं। खुद के लिए जीने में भी आप जीते जीते ऐसे कई सारे काम हम समाज के लिए कर सकते हैं और उसमें बेहद खुशी होती है। सिर्फ खुद को नहीं, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले उन तमाम लोगों को जो हमारे साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। सर, एक बार इस कार्यक्रम में आए, पुनः मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया था, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपको। हम बहुत आभारी हैं। आपके आने की वजह से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ी, और ना सिर्फ शोभा बढ़ी, जो इस कार्यक्रम को घर पे देख रहे हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ उनको ज़रूर से कुछ न कुछ प्रेरणा ज़रूर मिलेगी। एक अंतिम जाते जाते सर आपसे सवाल, कुछ आप अपनी तरफ से इस कार्यक्रम के बारे में, हेलो उदयपुर के कार्यक्रम के बारे में कुछ दो शब्द, और युवाओं को अपनी तरफ से कुछ मोटिवेशन भरी दो लाइनें अगर आप कहना चाहें। पहले तो मैं आपके कार्यक्रम को बधाई देना चाहता हूं, हेलो उदयपुर के कार्यक्रम को, कि आप इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और दूसरी बात, युवाओं के लिए और सबके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प, मनोबल, काम करने की इच्छा, धैर्य, और सबसे महत्वपूर्ण बात है ईमानदारी। अगर आप इन सब को लेकर के आगे चलेंगे और एक लक्ष्य का निर्धारण करेंगे और लक्ष्य की और समर्पित भाव से आगे करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपका जीवन सफल होगा। जीवन में सेवा का दृष्टिकोण ज़रूर आगे रखें। ये सेवा ही एक ऐसी चीज़ है, पर सेवा, जो हमको हमारे साथ चलेगी, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में पधारे। दोस्तों, जो इस कार्यक्रम को घर पे देख रहे हैं, मैं चाहूँगा इस कार्यक्रम को फिर से आप देखते रहें। यूट्यूब पे जाइए और हमारा जो ऑफिशियल चैनल है उदयपुर न्यूज़ चैनल के नाम से आप सर्च कीजिएगा। यही नहीं, फेसबुक पर भी आप सर्च कर सकते हैं। और भी कई सारे व्यक्तित्व, प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व के साथ इस कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी, इंतज़ार कीजिएगा अगले कार्यक्रम में। तब सब के लिए आप सब प्लीज़ अपने फीडबैक ज़रूर भेजते रहिएगा यूट्यूब के ऊपर। आज के लिए इतने काफ़ी, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।